अच्छा, उसके बाद हमारा जो आखिरी टॉपिक है दैट इज MLF क्यू, ठीक है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। अब मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में क्या हो रहा है कि अ प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द वेरियस क्यूज, एजिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड दिस वे। ये बिल्कुल मल्टी लेवल क्यू की तरह ही है, लेकिन इसमें फीडबैक हम दे रहे हैं। मतलब हम इसमें चेक कर रहे हैं कि अगर एक प्रोसेस किसी एक क्यू में हमने असाइन किया था और अब उस क्यू में ये ठीक काम नहीं कर रहा, तो बेशक इसको प्रोमोट या डिमोट कर दो, ठीक है, इनटू अनदर क्यू। मतलब हो सकता है कि इसको हमने किसी और क्यू में इनिशियली रखा था, लेकिन अब इसको इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये इस क्यू में नहीं होना चाहिए, तो इसको या तो प्रोमोट कर दो टू अ बेटर क्यू, और या डिमोट कर दो इनटू अ लोअर प्रायोरिटी क्यू। सो इसी से जो एजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा और स्टार्वेशन नहीं आएगी। सो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो उसमें कुछ ये पैरामीटर्स होते हैं जिससे वो चेक करता है, फीडबैक लेता है कि कितनी क्यूज हैं, ठीक है। सबसे पहले उसको ये देखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूज कितनी हमने बनाई है इनिशियली। स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स फॉर ईच क्यू, हर क्यू की क्या स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है। अच्छा, इसके अलावा मेथड यूज टू डिटरमिन व्हेन टू प्रोमोट अ प्रोसेस, तो कब किस प्रोसेस को प्रोमोट करना है इनटू अ हायर प्रायोरिटी क्यू, ये देखना होगा। मेथड यूज टू डिटरमिन व्हेन टू डिमोट अ प्रोसेस, कब किसी एक प्रोसेस को हमने डिमोट करना है इनटू अ लोअर प्रायोरिटी क्यू। और मेथड यूज टू डिटरमिन विच क्यू अ प्रोसेस विल एंटर व्हेन दैट प्रोसेस नीड सर्विस। तो जब एक नया प्रोसेस आए तो सबसे पहले उसको देखना होगा उसकी टाइप के अकॉर्डिंग कि उसको हम किस क्यू में जो है फिट इन कर सकते हैं। तो ये सारे काम हमें MLF क्यू में देखने होंगे। तो ये मल्टी लेवल क्यू की तरह ही है, लेकिन सिर्फ इसमें एक फीडबैक हमने ऐड कर दिया है। फीडबैक से उस प्रोसेस को हम हर वक्त देख सकते हैं, डायनामिकली देख सकते हैं कि क्या ये अभी जिस क्यू में है ठीक है, यानी इसको मूव करना चाहिए टू एनी अदर क्यू। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का ये है कि अगर हमारे पास 3 क्यूज हैं और Q0, Q1, Q2। अब Q0 जो है वो राउंड रॉबिन फॉलो कर रहा है और उसमें हमने टाइम क्वांटम सेट कर दिया 8 मिली सेकेंड्स का। फिर Q1 है, उसमें भी राउंड रॉबिन अप्रोच फॉलो हो रही है, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम क्वांटम को हमने कर दिया 16 मिली सेकेंड। और जो तीसरी क्यू है हमारी Q2, दैट इज फॉलोइंग FCFS। तो अब एक नई जॉब एंटर होती है और वो Q0 में आ जाती है। सो व्हेन इट गेन्स सीपीयू, जॉब रिसीव्स 8 मिली सेकेंड्स। तो अगर वो अपना काम 8 मिली सेकेंड्स में कर लेती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं करती काम अपना, ठीक है, उसका काम रह जाता है, तो हम उसको मूव कर देते हैं इनटू Q1। अगर वो Q1 में अपना काम कंप्लीट कर देती है तो दैट्स ग्रेट। नहीं, अगर उसका काम कंप्लीट नहीं होता, इफ इट स्टिल डज नॉट कंप्लीट, इट इज प्रीएम्प्टेड एंड मूव टू Q2। तो फिर Q2 में उसको हम FCFS तरीके से लेके चलेंगे और फिर वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो ये है उसकी एक एग्जांपल। यहाँ पे एक नया प्रोसेस एंटर हुआ, उसको हमने 8 मिली सेकेंड क्वांटम दिए, अगर उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एग्जिट नहीं कर गया और उसका अभी काम रहता है तो उसको हम डिमोट कर देंगे और क्वांटम 16 वाले पे जो दूसरी क्यू है उधर ले आएंगे। अगर वहां पे उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं किया तो उसको हम अगेन रिमोट करके FCFS पे ले आएंगे और FCFS में उसको हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से जो है इम्प्लीमेंट करके उसका कंप्लीट करवा देंगे। अच्छा, सो ये हमने सारे जो है टॉपिक्स पढ़ लिए। तो अब मैं पूरे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को समराइज करूंगा कि स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के जितने भी हमने अभी तक लेक्चर्स पढ़े थे, लेक्चर 1, 2, 3, 4, तो ये सारे जो है इनकी इसको समराइज कर लेते हैं। सो CPU scheduling is the task of selecting a waiting process from the ready queue and allocating the CPU to it. Basically CPU scheduling या जो scheduler हम बोलते हैं वो OS का एक हिस्सा है जिसका ये काम होता है कि वो रेडी क्यू से एक प्रोसेस को उठा के प्रोसेसर में लाता है, ठीक है। रेडी से उसने रनिंग में लाना है। तो ये कौन करता है? ये सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा ये करता है और उस हिस्से को, उस पार्ट को बेसिकली स्केड्यूलर बोला जाता है, जो ये सारी चीजें स्केड्यूल करता है। द सीपीयू इज एलोकेटेड टू द सिलेक्टेड प्रोसेस बाय द डिस्पैचर। और साथ ही साथ मैंने डिस्पैचर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि स्केड्यूलर जो है वो स्केड्यूल बना देता है, डिस्पैचर का ये काम होता है कि वो सिर्फ उस स्केड्यूल के मुताबिक उनको डिस्पैच करता है, मतलब वो मूवमेंट करवाता है, ठीक है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से वेटिंग, ये जो मूवमेंट्स करवा रहा है ये वो डिस्पैचर करवा रहा है और जो स्केड्यूल बना रहा है वो स्केड्यूलर बना रहा है। और ये दोनों डिस्पैचर, स्केड्यूलर, ये कौन है? ये ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट्स हैं, ठीक है।
अच्छा, FCFS जो है इज द सिंपलेस्ट scheduling algorithm बट इट कैन कॉज शॉर्ट प्रोसेसेस टू वेट वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो शॉर्ट प्रोसेसेस हैं उनको वेट करना पड़े। कॉन्वॉय इफेक्ट हमने देख लिया था। तो FCFS में है तो सिंपल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम SGF की बात करें तो इट प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम SGF में बहुत ही कम आता है। ठीक है, बहुत अच्छा है SGF, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है ड्यू टू द डिफिकल्टी इन प्रिडिक्टिंग द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। हमें नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट, नेक्स्ट जो प्रोसेस आ रहा है उसका टाइम नहीं पता कि वो कितनी जॉब होगी उसकी। ठीक है, उसका टाइम कितना होगा। तो जाहिर है उसका टाइम पता होगा तो हम उसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अकॉर्डिंगली कर सकेंगे। तो फ्यूचर में पहले से प्रिडिक्ट करना या उसको पता लगाना, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड इट विल कंज्यूम आवर रिसोर्सेज टू प्रिडिक्ट इट। तो हम जब प्रिडिक्शन करेंगे उसमें भी हमारी रिसोर्सेज लगेंगी। तो SGF इस वजह से इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर पता चल जाए, प्रिडिक्शन हो जाए, पहले से हमें पता हो कि हर प्रोसेस का कितना टाइम है, फिर तो ठीक है। अच्छा, बोथ SGF एंड प्रायोरिटी में सफर फ्रॉम स्टारवेशन। तो प्रायोरिटी में जैसे हमने बात की थी स्टारवेशन आ सकती है, इसी तरह SGF में भी आ सकती है। नो, नाउ एजिंग इज अ टेक्निक टू प्रिवेंट स्टारवेशन। तो एजिंग पे हमने डिटेल से बात की हुई है कि एजिंग जो है वो एक टेक्निक है जिससे हम स्टारवेशन को अवॉइड करते हैं। अच्छा, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो जो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग है वो बेहतर है। अच्छा, हमने प्रायोरिटी भी पढ़ी है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम स्टारवेशन की आ रही है। ठीक है, और SGF में भी मसला आ रहा है, FCFS में भी मसला आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि राउंड रॉबिन ही काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज द बेस्ट, बट कंपैरेटिवली इन सब में it is performing much better. Round robin allocates the processor to the first process in the ready queue for queue time units। ठीक है, ये queue time units बेसिकली वो क्वांटम है ना हमारा। ठीक है, जो क्वांटम होता है या टाइम स्लाइस बोलते हैं। The major problem is the selection of the time quantum. If the quantum is too large, RR degenerates to FCFS, and if it is too small, the overhead is high because of context switching। ये बात भी मैं कर चुका हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट अच्छा टाइम क्वांटम सेलेक्ट करना, दैट इज अ मेजर इशू इन RR एल्गोरिथम। ठीक है, अगर आप बहुत ह्यूज करेंगे तो सिलेक्शन करेंगे RR उसकी वैल्यू की, क्वांटम की, तो वो RR एल्गोरिथम जो है वो बिल्कुल FCFS की तरह बिहेव करेगा। और अगर उसको बहुत स्मॉल करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बार बार हो रही होगी और ओवरहेड बढ़ेगा और हम काम कम कर रहे होंगे और स्विचिंग ऑफ प्रोसेसेस जो है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो ज्यादा कर रहे होंगे। फिर इसके बाद हमने मल्टी लेवल क्यू को देख लिया कि इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज होते हैं फॉर डिफरेंट processes या different queues. The most common is a foreground interactive queue which uses RR scheduling and a background batch queue which uses FCFS scheduling. तो हमने दो मुख्तलिफ queues बना दिए। ठीक है, और उसमें foreground में RR यूज कर दिया और बैकग्राउंड में हमने FCFS यूज कर लिया। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने मल्टी लेवल फीडबैक क्यू भी देख लिया कि उसमें फीडबैक दे रहे होते हैं हम, और उसमें इट अलाउ प्रोसेसेस टू मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर, सो वी प्रोमोट और डीमोट अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप एंड मूव इट टू अ सर्टेन क्यू। ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया पूरा जो है एक किस्म का खुलासा और समराइज कर दिया मैंने। फिर हम लाइव सेशन में